हेलो गाइस, मेरा नाम विपुल पांडे है। आप सभी का स्वागत है हमारे एटीट्यूड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। हम आपके लिए नए नए एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये चैप्टर बहुत सारे क्लासेस में है ना। ये तो मैं आपको 10th स्टेट का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 10वीं का 10th स्टेट का फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। पर ये 9 सीबीएसई को भी है, यही सर 11th में भी है आपको, यही आपको एंट्रेंस में मिलेगा, सीटी में मिलेगा, नीट में मिलेगा, जेई में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेसिक है। अब सबसे पहले बताओ कि ग्रेविटेशन को बताया किसने? तो आपके दिमाग में नाम आएगा न्यूटन सर का, है ना। न्यूटन सर ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, और न्यूटन की कहानी सभी को पता है ना। न्यूटन की क्या कहानी है कि सर न्यूटन सर कहाँ बैठे थे? एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और जब वो बैठे थे तो उनके सामने एक एप्पल गिरा, और जब उन्होंने उस एप्पल को गिरते हुए देखा तो उन्होंने सोचा, अच्छा न्यूटन सर को जाने दीजिए, अगर हम वहां होते तो हम क्या करते? ठीक है, अगर हमारे सामने कोई एप्पल गिरता, हम अगर एप्पल के पेड़ के नीचे होते और हमारे सामने कोई एप्पल गिरता तो हम क्या करते? ठीक है, या उसको हम लोग अपने बैग में डाल लेते, ठीक है, अपने साथ लेके आते। पर इन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं, है ना। इन्होंने सोचा, ठीक है, क्या क्या इन्होंने सोचा? अच्छा, क्या सोचा कि जब ये एप्पल टूटा तो ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, और अगर इसको नीचे गिरना ही था तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा? एप्पल अगर यहां से टूटता तो सर ऊपर भी तो जा सकता था, एप्पल यहां से टूटा तो सर यहां पे भी तो गिर सकता था, और अगर एप्पल टूटा तो ये तो सर कहीं पे भी जा सकता था। ये यही क्यों गिरा और वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरा? तो उन्होंने सोचने के बाद ये अंदाजा लगाया कि अगर ये इसके पास जा रहा है मतलब ये इसको खींच रहा है, मतलब इसके पास कोई फोर्स है ना। किसके पास? अर्थ के पास। तो वहां से न्यूटन सर ने, है ना, ग्रेविटी के बारे में बताया कि अर्थ के पास सर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही, है ना, सभी प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही जो मून है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही, है ना, सभी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ। ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अच्छा, सर्कुलर मोशन के लिए भी, है ना, सेंटर से एक फोर्स लगता है। अगर कोई बॉडी किसी के अलोंग घूम रही है तो यहां से उसको एक फोर्स खींच रहा है। फिर से सुनो, है ना, अगर कोई बॉडी किसी बॉडी के अलोंग गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन में घूम रही है, इसका मतलब क्या है कि सेंटर से कोई फोर्स लगा है। समझ में आया? ठीक है, तो सर सेंटर से कोई फोर्स लगा है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। बिना फोर्स के कोई किसी के अलोंग घूमता है क्या? बिना मतलब के कोई किसी के अलोंग नहीं घूमता, उसको उससे कुछ काम होता है, इसीलिए उसके अलोंग घूमता है। वैसे ही बॉडीज भी है, मोशन, है ना, मोशन बिना वजह नहीं होता, ठीक है, कोई ना कोई वजह है। ठीक है, तो अगर बॉडी रिवॉल्व कर रही है किसी के अलोंग, किसी पॉइंट से रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब सर सेंटर से किसी ने उसको पकड़ के रखा है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अब सर सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, है ना। फोर्स
उस पार्टिकल पे जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, इट इज ऑलवेज, है ना, along the radius and towards the center is called centripetal force। ठीक है। अच्छा, न्यूटन सर ने बहुत कुछ बताया पर उनकी हेल्प की है केपलर्स के कंसेप्ट ने, है ना, उनसे भी पहले केपलर थे। केपलर ने अपने कुछ लॉ बताए थे। केपलर ने क्या किया था, प्लैनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व किया था, है ना, और जब उन्होंने प्लैनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने प्लैनेटरी मोशंस पे कुछ लॉ बनाए, है ना। तो पहले उनके लॉ को स्टडी करेंगे और उसके बाद आएंगे न्यूटन सर ने ग्रेविटी के बारे में क्या बताया, फॉर्मूला कैसे बनाए, ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए पहले केपलर्स के लॉ पढ़ लेते हैं। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ, यहां पे केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, ठीक है, केपलर्स का फर्स्ट लॉ। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, केपलर्स लॉ पढ़ रहे हैं, है ना, केपलर्स का फर्स्ट लॉ, है ना, केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसको कई जगह ऑर्बिटल लॉ भी बोला गया है, क्योंकि केपलर ने जब प्लैनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व किया था तो सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे थे सर, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे थे। क्या कर रहे थे, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे थे, किसके अराउंड, प्लैनेट्स, सॉरी सन के अलोंग। तो उन्होंने इसका ऑर्बिटल लॉ बनाया कि जब भी कोई प्लैनेट किसी के अलोंग, मतलब सन के अलोंग रिवॉल्व करेगा, ठीक है, प्लैनेट्स जो सन के अलोंग रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑर्बिट बना रहे हैं, वो एक लॉ के बेस पे बना रहे हैं। अब वो लॉ क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कैसा ऑर्बिट है ये हम पढ़ेंगे। ये किसने बताया है, केपलर्स ने। देखो केपलर का फर्स्ट लॉ, हम ये बोलेंगे कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स। ठीक है, ऑर्बिट कैसा होगा सर, इलिप्स होगा, विथ द sun at one of the foci। देखो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि सभी प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो जो ऑर्बिट बना रहे हैं किसके अलोंग, सन के अलोंग, ठीक है, सन के अराउंड जो ऑर्बिट बना रहे हैं उस ऑर्बिट का शेप है इलिप्स, ठीक है, और उस इलिप्स में सन कोई भी एक फोसाई पे रह सकता है। ठीक है, देखो कैसे, आपसे इसको एक्सप्लेन करना है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो जब प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे किसके अलोंग, सन के अलोंग, ठीक है, देखो ये प्लैनेट्स हैं, ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अलोंग, ठीक है, तो इसका शेप कैसा हो गया, इलिप्स। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स। इलिप्स में खासियत क्या है, इलिप्स के पास सर दो फोसा है, क्या है, दो फोसा। देखो एक फोसा ये है, एक फोसा ये, मतलब दो सेंटर हुए ना, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर ये, और यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर ये, और सन कोई भी एक फोसाई पे हो सकता है, सिंपल है ना। देखो फिर से, प्लैनेट किस शेप में रिवॉल्व कर रहे हैं, हम बोलेंगे इलिप्स। इलिप्स के पास कितने फोसाई होंगे, दो। ये देखो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, इसका फोसाई ये, सेंटर ये, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर ये होगा। अब सन कोई भी एक सेंटर पे हो सकता है, सिंपल। सर कोई भी एक सेंटर मतलब फिक्स नहीं है क्या, है ना सर। प्लैनेट, एक प्लैनेट के लिए अगर ये सेंटर पे है तो क्या सर दूसरे प्लैनेट के लिए सन इस सेंटर पे आ जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं, सन मूव नहीं होगा, सबसे ज्यादा मास सन का ही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, सन का ही लगेगा, है ना। सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सर फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सर एट वन ऑफ द फोसाई, तो मैं ये बोल रहा हूं जैसे
अब ये प्लैनेट सन के लॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है, तो सन अगर सपोज इसके इस फोसाई पे है, कौन से फोसाई पे, राइट वाले फोसाई पे, ठीक है, तो हो सकता है जो दूसरा प्लैनेट है, प्लैनेट 2, वो जब रिवॉल्व करे तो उसके इलिप्स के लिए ये दो सेंटर बने। तो अब इसके लिए सन कौन से फोसाई पे हो गया, लेफ्ट वाले फोसाई पे। देखो ना, इस इलिप्स को देखो, ये सन राइट वाले फोसाई पे है, ये सर लेफ्ट और ये राइट। अच्छा, इस इलिप्स को देखो, इस इलिप्स के लिए दो सेंटर, एक ये। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। दो सेंटर कौन से बने, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इसके लिए, इस इलिप्स के लिए कौन से, इस पे लेफ्ट। तो सन कोई भी एक फोसाई पे हो सकता है, उसके ऑर्बिट पर डिपेंड करेगा, है ना। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, है ना, अराउंड द सन इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई, ठीक है। सेकंड उन्होंने लॉ बताया, सेकंड लॉ को बोला गया है एरिया लॉ, है ना। सेकंड लॉ को बोला गया है एरिया लॉ। तो यहां पे एरिया लॉ देखते हैं। एरिया लॉ क्या है, केपलर सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं सर एरिया लॉ। अब देखो एरिया लॉ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अब इन्होंने ये बताया है कि जब भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे, है ना, अराउंड द सन, तो जो लाइन सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये लाइन भी क्या करेगी सर, मूव होगी, ठीक है। और जब ये मूव होगी, सपोज प्लैनेट यहां से यहां गया, ठीक है, देखो ये लाइन ने कुछ एरिया स्वाइप किया है। क्या किया है सर, कुछ एरिया स्वाइप किया है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये सेम एरिया स्वाइप करेगी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। अब स्टेटमेंट लिखता हूं, देखो स्टेटमेंट क्या बताया है, द लाइन जॉइनिंग सन एंड planets, sun and planet swipes equal area in equal interval of time, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या है, सेकंड लॉ, ठीक है। अब एक बार इसको फिर समझते हैं। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये जो नंबर है इसको आप पढ़ के मत लिखिए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए इसको कि सर सपोज प्लैनेट अभी इनिशियली यहां पे है, ठीक है। अब सपोज इसको यहां से यहां घूमने के लिए 50 डेज लग रहे हैं, है ना। तो उसमें ये जो लाइन है क्या करे, स्वाइप करे। स्वाइप करना मतलब क्या होता है, स्वाइप करना मतलब क्या होता है, स्वाइप, है ना। एक एंड क्या रहेगा, फिक्स, और दूसरा क्या करेगा, मूव, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ठीक है। इस तरह से उसको स्वाइप बोलते हैं। तो यहां से इस लाइन का ये एंड कैसा है, फिक्स, दूसरा एंड क्या कर रहा है सर, मूव। समझ में आ रहा है। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वाइप। जब ये मूव कर रहा है तो ये लाइन भी क्या करेगी सर, स्वाइप करेगी। क्या करेगी, स्वाइप करेगी, ठीक है। तो अब सपोज 50 डेज में ये प्लांट यहां से यहां घूमा, ठीक है। तो सपोज इसने एरिया स्वाइप किया कितना, 1000 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया कि नंबर ध्यान नहीं रखेगी, कंसेप्ट याद रखो, ठीक है। अब क्या किया केपलर सर ने, इसको देखना बंद कर दिया। तो क्या देखना बंद कर दिया तो ये क्या घूमना बंद हो जाएगा, नहीं, ये तो घूमते रहेगा ना, ठीक है। तो घूमते घूमते कहां आ गया, यहां पे। अब केपलर सर ने सोचा कि चलो फिर से इसको देखते, है ना। फिर से उन्होंने टाइम लगा दिया सर, 50 डेज देखते रहे वो, और 50 डेज में ये जो प्लैनेट है वो यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो यहां से यहां आई, और ये जो एरिया था, है ना, ये भी एरिया कितना स्वाइप हुआ, 1000 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर, प्लैनेट, है ना, जो स्वाइप कर रहा है एरिया, ये जो लाइन जो स्वाइप कर रही है एरिया, ठीक है, ये सेम टाइम में एरिया भी कितना स्वाइप कर रही है, सेम। तो स्टेटमेंट क्या बना, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ देखते हैं, है ना। अच्छा, थर्ड लॉ का, केपलर्स थर्ड लॉ को हम लोग पीरियड लॉ भी बोलते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड लॉ। देखते हैं थर्ड लॉ को। तो यहां पे थर्ड लॉ देखो,
थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड लॉ। अच्छा, सेकंड लॉ को एरिया लॉ क्यों बोला था? क्योंकि एरिया के बारे में बताया था। अब इसको पीरियड लॉ क्यों बोला है? क्योंकि ये क्या बताएगा? पीरियड के बारे में। अच्छा सर, पीरियड मतलब क्या होता है? ठीक है, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड। पीरियड मतलब क्या है सर? पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका टाइम पीरियड, उसका पीरियड। फिर से सुनो, जैसे हमारे लेक्चर्स होते हैं ना सर, कितने पीरियड का लेक्चर है? हम बोलेंगे एक एक घंटे का। एक एक घंटे बाद क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं पीरियड। आप फिर से एक एग्जांपल देखो, डेफिनेशन एक बार आप अच्छे सुनो। पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब अगर मैं बात करूं कि सर अर्थ का टाइम पीरियड कितना है, अर्थ के रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है अराउंड द सन, तो आप क्या बोलोगे? एक रेवोल्यूशन को कितना टाइम लग रहा है? मैं बोलूंगा 365 डेज। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना हुआ अराउंड द सन, तो आप क्या बोलोगे? 365 डेज, है ना। अब यहां पे मैंने जैसे वॉच लगा दी, है ना, यहां पे मैंने वॉच लगा दी और मैंने बोला बताओ इसमें आवर हैंड है, आवर हैंड का टाइम पीरियड बताओ इसमें, तो आप क्या बोलोगे? आवर हैंड को कितना टाइम लग रहा है एक रेवोल्यूशन खत्म करने में? आप बोलोगे 12 आवर। तो आवर हैंड का टाइम पीरियड कितना हो गया? 12 आवर। अच्छा, यहाँ पे जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में घूम के वापस वहीं आ जाएगा। और सेकंड हैंड का क्या होगा? 60 सेकंड। अरे सिंपल सा, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग इसको पीरियड लॉ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है? देखो, इसका स्टेटमेंट इससे बना हुआ, ये एक फॉर्मूले से, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि प्लैनेट जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, है ना, तो इस डिस्टेंस को बोला गया मीन डिस्टेंस, क्योंकि सर डिस्टेंस तो अलग अलग होगा। सर प्लैनेट जब यहां आएगा तो डिस्टेंस चेंज होगा, तो आर की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, हमने आर जो लिया है ये मीन डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। टी मतलब क्या है सर? इसका टाइम पीरियड। तो स्टेटमेंट क्या बना? स्टेटमेंट इसका ये बना है कि सर द स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड किसका? स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट, ठीक है, स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, ऑफ प्लैनेट around the sun is directly proportional to the cube of mean distance between sun and planet, ठीक है। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या बना? द स्क्वेयर, देखो इसी से स्टेटमेंट बनाया गया है ना, कि सर द स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड, इसको क्या बोला है? टाइम पीरियड। इसको क्या बोला है? मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस किसके बीच में है सर? सन और प्लैनेट के बीच में। तो स्टेटमेंट क्या बना? द स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance between sun and planet। समझ में आया? अब सर ये कैसे प्रूफ हुआ? तो इसको थोड़ा सा अगर और डिटेल में पढ़े तो क्या होगा? टी स्क्वायर यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। जब आपने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो क्या आ गया? एक कांस्टेंट के, और ये आर क्यूब, तो यहां पे टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया? के।
तो केपलर ने क्या किया था, सभी प्लैनेट का टाइम पीरियड निकाला, उसका स्क्वायर किया, सभी प्लैनेट का क्या निकाला, टाइम पीरियड, उसका स्क्वायर किया, और सभी प्लैनेट के मीन डिस्टेंस का क्यूब किया, और जब उसका कैलकुलेशन किया तो उसका आंसर सभी का सेम आ रहा था, मतलब कांस्टेंट आ रहा था। तो इसीलिए उन्होंने ये फॉर्मूला बताया कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही याद करना है, देखो 10th बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केपलर्स के लॉ बहुत बार आए गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करना है। और ज्यादातर आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही आता है, तो अगर स्टेटमेंट ही याद करना तो ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या है सर, ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर किसका, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसका, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, खत्म, ठीक है। तो सर प्रोपोर्शनलिटी हटाया और क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, कांस्टेंट के इनटू आर क्यूब, आर क्यूब कहां आ गया, नीचे, इक्वल टू क्या आ गया, के। तो एक कोई प्लैनेट ले लो, 9 8 प्लैनेट जो भी है, 9 प्लैनेट्स, ठीक है, सभी का टाइम पीरियड निकालो, स्क्वायर करो, उसका मीन डिस्टेंस लो, आर का क्यूब करो, और उसका रेशियो जब निकालोगे तो रेशियो की एक ही वैल्यू आएगी जो कि कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब ये खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने बताया है, न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बताया, केपलर का हो गया, केपलर ने इतना ही बताया। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन को जब ऑब्जर्व किए तो सिर्फ तीन लॉ बताए, है ना। उसके बाद यही लॉ न्यूटन के काम में आए, और न्यूटन ने अपने कुछ फॉर्मूले बताए, है ना, ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बताया गया। जैसे उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, यूनिवर्सल लॉ क्या है। तो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने क्या बताया, इसका क्या लॉ है। उन्होंने ये वो बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, every object in the universe attract every other object, है ना, with a definite force, with a definite force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। देखो उन्होंने ये बताया कि क्या सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट को, और कोई बॉडी अट्रैक्ट नहीं कर सकती क्या, तो ऐसा नहीं है ना। न्यूटन ने बोला कि हर बॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। इसका मतलब सर मैं भी अट्रैक्ट कर सकता हूं किसी और को, यस, तो मैं भी, है ना, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि सभी के पास क्या है, मास। देखो उन्होंने ये बताया है कि जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिंपल सा उन्होंने कंसेप्ट बताया कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स सभी के पास होगा क्या, तो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स सभी के पास होगा, जिसके पास मास होगा उसके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो वो फोर्स कितना है,
वो निकालने के लिए उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया कि every object in the universe attract every other object with a definite force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब देखो, अब हमको ये तो पता है कि सर हर ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m1, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m2, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है सर d। सर डिस्टेंस कौन सा? तो डिस्टेंस उसके सेंटर से। कोई ऑब्जेक्ट जब फोर्स लगाएगा तो कहां से लगाएगा? सेंटर से, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट इसको सेंटर से इस साइड खींचेगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसको सेंटर से इस साइड खींचेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसको सेंटर से इस साइड खींचेगा। तो इनके बीच में जो फोर्स है वो है कितना, है ना। फिर से देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो डिस्टेंस कहां से काउंट करेंगे? दोनों के सेंटर से। डिस्टेंस कहां से काउंट करेंगे? दोनों के सेंटर से, है ना। अब इसको पूरा प्रूफ कर लेते हैं। तो एफ सब प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमको क्या लेना पड़ेगा? एक कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सर ये कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वेयर जी क्या है सर? जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से उन्होंने फॉर्मूला बता दिया। उन्होंने ये तो ऑलरेडी बताया था कि सर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, जरूरी नहीं कि वो अर्थ ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ के पास नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट के पास होता है, ठीक है। पर हर ऑब्जेक्ट के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके मास पे। मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फॉर्मूले में क्या आ गया? ये फोर्स देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मास। मास जब बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। और मास जब कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, है ना। और जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। ये तो सिंपल है ना। अगर आपने दो मैग्नेट को यहां पे रखा है ना, तो डिस्टेंस कम है, फोर्स क्या रहेगा? ज्यादा। और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स लग पाएगा क्या? नहीं। तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मासेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मास बढ़ेगा, मास ज्यादा लोगे तो फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा। जिसका मास ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, ठीक है। जिसका मास कम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? डिस्टेंस को, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को। मतलब जब ऑब्जेक्ट को आप पास में रखोगे तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और जब आप उसको दूर रखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया और क्या आ गया? कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा जो कि न्यूटन ने बताया था। तो उससे हमको क्या देखने के लिए मिला कि सर जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा? प्रोडक्ट ऑफ मासेस को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और हमने ये भी देखा कि सर ये इसका स्टेटमेंट ऐसा बना हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद अ डेफिनाइट फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। पर जब भी डिस्टेंस काउंट करेंगे तो कहां से काउंट करेंगे? सेंटर से, है ना, उसके सेंटर से। उसके सरफेस से काउंट नहीं, यहां से काउंट नहीं करेंगे आप। कहां से काउंट करेंगे? सेंटर से, ठीक है। मास m1 और m2। उसके बाद f प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट मिला g, है ना, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, वेयर g को हमने क्या बताया था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को हमने बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या लिखी हमने? 6.673 × 10⁻11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सर ये वैल्यू निकाली कैसे गई? अब देखो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एक बार ग्रेविटी चेंज होगी पर ये कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, है ना। तो सर ये वैल्यू निकाली कैसे गई? तो क्या किया गया, मास 1 केजी का मास दिया गया, ठीक है, दोनों मासेस 1 केजी के लिए गए और जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर रखा गया। और जब वो फोर्स काउंट किया गया उसके बीच में, तो फोर्स आया हमारा, यहां पे हम अगर मैं वैल्यू रखूं कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, आप इसको आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जी m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना आ गया, जी, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आई है। अब ये यूनिट कहां से आया सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट कहां से आया, है ना। तो सर जी जो कैपिटल जी है इसका यूनिट आया कैसे, तो फॉर्मूले से ही आएगा। कैसे आएगा फॉर्मूले से, तो आप जी को एक साइड लो, बाकी पूरी वैल्यू एक साइड। तो अगर मैं कैपिटल जी को एक साइड रखूं तो फोर्स यहां पे है, डी स्क्वायर भी यहां पे आ गया अपॉन m1 m2, तब बीच में इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो यूनिट होगा वही यूनिट इसका होगा। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब क्या, मीटर, है ना, इसका स्क्वायर, ये भी केजी और ये भी केजी, मतलब क्या आ गया, केजी स्क्वायर। तो कैपिटल जी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका यूनिट आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा सर, केपलर ने कैसे न्यूटन की हेल्प की, कैसे उसने न्यूटन के फॉर्मूले में उसकी हेल्प की डिराइव करने में। तो देखो, अब ये तो हमको पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर मास बड़ा होगा, ठीक है, तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। आप अगर मैग्नेट को रखो यहाँ पे, है ना, 2 मैग्नेट अगर हमने रखा हुआ है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। अब उसी मैग्नेट को अगर मैं दूर कर दूं, डिस्टेंस बड़ा कर दूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, ठीक है, ये वैल्यू बड़ी होगी तो फोर्स क्या लगेगा, कम, और ये वैल्यू कम होगी तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। पर ये रिलेशन आया कैसे, ये स्क्वायर कैसे आपने सर डिराइव कर लिया, है ना। तो ये स्क्वायर न्यूटन को केपलर के लॉ से मिला, है ना। तो आप सब देखेंगे कि केपलर के लॉ ने कैसे इसकी हेल्प की, डी स्क्वायर, है ना। आप इसको डी स्क्वायर भी बोल सकते हो, और मैंने आपको ये बताया है कि आप इसको आर स्क्वायर भी बोल सकते हो। आर मतलब भी क्या होता है, डिस्टेंस होता है। चलो देखते हैं कैसे एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर आया या आर स्क्वायर आया। तो अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये केपलर बताएगा, केपलर का थर्ड लॉ इसमें थोड़ा हेल्प, न्यूटन में थोड़ा हेल्प करेगा न्यूटन की, कि कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया है या डी स्क्वायर आया है। तो यहां पे अगर कोई प्लैनेट, है ना, सन के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है, सपोज अगर मैं ये डिस्टेंस आर पकड़ लेता हूं या डी पकड़ लेता हूं, है ना। अब इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, हम बोलेंगे सर एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। क्या हो गया, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। चलो इसी को लेते हैं सर, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है सर, ये मास एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। सन सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है सर इस प्लैनेट पे, सन का मास कितना है, एम लिया गया है, ठीक है। अब यहां पे अच्छा, जनरली स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, वी का फॉर्मूला होता क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा है हमने। लेकिन अगर मैं फॉर 1 रेवोल्यूशन की बात करूं, ये फॉर्मूला अगर मैं एक रेवोल्यूशन के लिए लगाता हूं, तो एक रेवोल्यूशन में ये प्लैनेट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैं बोलूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। कितना डिस्टेंस कवर करेगा सर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। पीरियड हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड।
दोनों वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, है ना, d की जगह पे लिख दिया 2 पाई r और t की जगह पे कैपिटल T। अब ये वैल्यू कहां पुट करेंगे सर, इस इक्वेशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन में। चलो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, F इक्वल टू m अपॉन r तो है, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 2 पाई r अपॉन कैपिटल T, इसका होल स्क्वायर। तो ये t स्क्वायर कहां जाएगा, नीचे, तो m 2 पाई r स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी क्या हो गया सर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन टी स्क्वायर नीचे आ गया और ऑलरेडी यहां पे r था, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ऊपर नीचे r से और मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहां पे m 4 पाई r स्क्वायर, एक बार r से यहां से मल्टीप्लाई किया तो r क्यूब आ गया, यहां पे क्या आ गया r स्क्वायर, बाकी t स्क्वायर तो है ही। अच्छा ये सभी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, इस प्लैनेट के लिए ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। सर आर कांस्टेंट नहीं रहेगा क्या, नहीं, आर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या, नहीं। प्लैनेट क्या करते हैं सर, प्लैनेट ऐसा मोशन करते हैं इलिप्स के फॉर्म में। तो कौन चेंज हो रहा है सर, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज, आर की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। पर ये बाकी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सर ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये भी तो चेंज हो रहा है, यस। तो यहां पे क्या लगेगा, केपलर्स लॉ। देखो केपलर्स लॉ ने इसको कांस्टेंट बता दिया, जिसकी वजह से पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, ठीक है सर। कैसे, देखो यहां पे, अब देखो ये वैल्यू को कांस्टेंट बताएगा केपलर। केपलर ने क्या बताया था कि सर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या बताया, के। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था ना, ये हमने पढ़ा था केपलर्स थर्ड लॉ से, किसने बताया था, है ना, केपलर्स थर्ड लॉ ने बताया था। तो यहां पे वैल्यू क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इसी का उल्टा है, तो यहां पे क्या पुट कर दूंगा, यहां पे पुट कर दूंगा मैं, तो 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पे पुट कर दिया, तो वही इसका उल्टा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। तो सिंस, है ना, क्या लिखेंगे सर, सिंस, यहां लिख देता हूं, सिंस 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हटाओगे तो साइन किसकी आ जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी की, ठीक है। तो इस तरीके से केपलर ने हेल्प किया न्यूटन को इनवर्स स्क्वायर लॉ बताने के लिए, है ना। फिर जाके न्यूटन ने बताया कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, ठीक है, समझ में आया। देखो यहां पे केपलर ने हेल्प कर दिया, केपलर का थर्ड लॉ यूज हो गया, ठीक है। अब सर अर्थ के पास ग्रेविटी, क्लियर, कोई फोर्स से खींच रहा है ना, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से लग रहा है सर, अर्थ के पास जो मास है उसकी वजह से, है ना। अर्थ क्या कर रहा है, बॉडी को नीचे खींच रहा है, तो बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन provided by gravitational force of earth to a body is called acceleration due to gravity। अब बात करेंगे सर acceleration due to gravity की, फिर से सुनते हैं एक बार अच्छे से इसको। सर अर्थ हर बॉडी को खींचेगा, सर किस तरफ, सेंटर की तरफ। हमने बताया जो फोर्स लगता है ना, जो फोर्स लगता है, एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी में फोर्स लगा रही तो कहां से लगा रही, सेंटर से। ये बॉडी इसको सेंटर पे खींच रही है, ये बॉडी इसको सेंटर पे खींच रही है ना। तो अब यहां पे अर्थ जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो इस बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से लगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा। तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में, इंडिकेट करेंगे स्मॉल जी से। अब सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप लोगों ने सुना है 9.8 है,
पर ये वैल्यू आई कैसे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो यहां पे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सपोज यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है, ये अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ का मास ले लिया कैपिटल M। अच्छा, अर्थ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्या कि अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये हमको पता होना चाहिए। जब आप 6 में 24 जीरो लगाएंगे, इतने केजी अर्थ का मास है। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। इसको अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। रेडियस और मास आपको अर्थ का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब सपोज एक मास रखा हुआ, एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास कितना है? स्मॉल m, है ना। तो इसके वेट का फॉर्मूला कितना हो गया? हम बोलेंगे वेट का फॉर्मूला हो गया m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, है ना। क्योंकि वेट मतलब ही क्या होता है? फोर्स। वेट का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब यूनिवर्सल लॉ से आप इसका फॉर्मूला लगाओ। यूनिवर्सल लॉ से सर एक तो हमने ये फॉर्मूला बना दिया, सर वेट कितना होगा इसके मास का, तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, उतना क्या होगा? वेट। और वेट मतलब ही क्या होता है? फोर्स। और एक फोर्स, ठीक है। अब इस फोर्स को हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सर यूनिवर्सल लॉ से क्या पढ़ा है? जी, है ना, है ना। एक मास दूसरा मास अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना पकड़ लूंगा? सपोज d², ठीक है। या इसका रेडियस, किसका रेडियस सर? अर्थ का रेडियस कितना है? r। तो क्या लिख दिया सर? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू G प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे सर लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब F की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं? mg। क्योंकि सर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? सेम। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, है ना। देयरफॉर क्या लिखूंगा? mg इक्वल टू gm स्मॉल m अपॉन r²। एक स्मॉल m क्या हो गया? कैंसल। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आ गया? gm अपॉन r², ठीक है। तो ये आ गया सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू कैसे आई? तो यहाँ पे वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। g की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। कितना रहेगा? 6 इंटू 10⁻24 kg, है ना। r क्या है? रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आसपास जाएगा 9.78 के आसपास, ठीक है। जिसको हम लोग क्या लिख देंगे? नियर अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो अब देखेंगे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सर ये चेंज होता है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ चेंज होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें सर कुछ वेरिएशन है क्या? वेरिएशन मतलब क्या होगा? चेंज, है ना। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, पर अब इसका वेरिएशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन। देखो वेरिएशन मतलब क्या होता है? चेंज। कि सर क्या इसमें कुछ चेंज होगा? तो हाँ सर होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेरिएशन, है ना, इन ग्रेविटी, है ना। तो सर होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फॉर्मूला है क्या? ग्रेविटी का फॉर्मूला है gm अपॉन r²। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, या किसी की ग्रेविटी किस पे डिपेंड करेगी? उसी के मास पे और सर उसी के रेडियस पे। बाकी ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती। आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, ये चेंज होगा क्या? नहीं। इसलिए क्या बोला इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला गया है ना। अब यहां पे सर अर्थ के अलोंग सर कैसे ग्रेविटी चेंज होगी? तो अर्थ के अलोंग तीन तरीके से ग्रेविटी चेंज होगी, ठीक है। एक चेंज होगा सर अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग ग्रेविटी चेंज होगी, ठीक है। देखो कैसे? अब अर्थ जब घूम रही है ना, तो अर्थ का शेप इस तरीके से बना हुआ है। ये अर्थ है ना, ऐसा नहीं है, अर्थ स्फीयर नहीं है, ठीक है। अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से, क्योंकि जब ये घूम रहा है ना, तो ये विड्थ,
ये जो है ये पार्ट बढ़ गया और ये पार्ट थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, जिसकी वजह से अर्थ अब ऐसी बन गई जब घूमती है। तो हमको पता है अर्थ स्पिन भी करती है, जिसकी वजह से मोशन की वजह से ये पार्ट ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये पता है ग्रेविटी, ग्रेविटी है ना किस पे डिपेंड करेगी सर, मास पे। तो मास तो सर आप अगर बॉडी यहाँ पे, ठीक है, तो मास तो क्या है सर, सेम ही रहेगा, है ना। पर क्या रेडियस यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, हम बोलेंगे नहीं। ये सर माइनर एक्सिस है, ये क्या है सर, मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस क्या है, कम, और हमको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जहां पे रेडियस कम होगा वहां के ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब सर अर्थ के ये इस पॉइंट पे ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, है ना। पोल्स में नॉर्थ साउथ आएगा, इक्वेटर में ईस्ट वेस्ट आएगा। ठीक है, तो यहां पे जब मैं सेंटर से पोल का डिस्टेंस लूंगा तो ये डिस्टेंस क्या है, कम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण, ठीक है, ये वैल्यू कम होगी तो ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा, लेकिन जब मैं यहां से यहां मूव करूंगा तो आप देख रहे हैं कि सर डिस्टेंस अब पहले से क्या हो गया है, यहाँ पे डिस्टेंस इतना था, पहले से डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या होगी, कम। इसका मतलब ग्रेविटी यहाँ पे कम होगी सर। जैसे जैसे मैं इस तरफ आऊंगा ग्रेविटी क्या होगी, कम होती जाएगी। और यहाँ पे इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होगी, सबसे कम। क्यों, रेडियस क्या होगा, सबसे ज्यादा। जब वापस मैं इस साइड जाऊंगा तो रेडियस कम होता चला गया तो ग्रेविटी बढ़ती चली गई, और यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर इस साइड जाओ, ग्रेविटी कम कम होती जाएगी, यहाँ पे सबसे कम। फिर इस साइड जाओ तो ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, मतलब पोल्स पे ग्रेविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। ये मैं अलोंग द सरफेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सर और कैसे ग्रेविटी चेंज होगी, मैं बोलूंगा अलोंग द हाइट। अलोंग द हाइट, ठीक है, अलोंग द हाइट भी ग्रेविटी क्या होगी, चेंज। कैसे, तो जब आप अलोंग द हाइट मूव करोगे, मतलब जब आप सरफेस के ऊपर जाओगे, तो क्या ग्रेविटी सेम रहेगी कि चेंज होगी, तो सर चेंज होगी। क्यों, क्योंकि आप फिर से क्या बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो बॉडी अगर इनिशियली यहां पे है तो ग्रेविटी 9.8 है सर, लेकिन जैसे ग्रेविटी जैसे ही बॉडी ऊपर गई तो ये डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, आर की वैल्यू क्या हो गई, अब बड़ी हो गई। और अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। आप अगर और ऊपर जाएंगे तो ये देखो ये वैल्यू और बड़ी हो गई, मतलब ग्रेविटी क्या हो जाएगी, और कम, है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ग्रेविटी क्या होगी, कम कम होती जाएगी, और ये हमने देखा है ना। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं तो उस पे अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा नहीं लगती, पर जीरो भी नहीं होती, थोड़ी बहुत लगेगी, है ना। समझ में आया, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया, इसका मतलब सर अलोंग द हाइट भी ग्रेविटी क्या हो रही है, चेंज। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अलोंग द डेप्थ की बात करते हैं, है ना। अलोंग द डेप्थ, सर अलोंग द डेप्थ ग्रेविटी चेंज होगी क्या, यस, अलोंग द डेप्थ भी ग्रेविटी चेंज होगी। कैसे, तो यहां पे देखते हैं कैसे। देखो यहां ध्यान दो, इधर यहां देखेंगे सब। सर अगर बॉडी यहां पे है और उसको मैं सर अंदर लेके आऊं तो सर यहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी कि सर यहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो सर अब ये डिस्टेंस आर इतना है, जब मैं नीचे आया तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, कम। तो सर ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, आपको ऐसा लगेगा सर ग्रेविटी बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होगा, है ना। ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, सर आपने तो बताया था सर जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम होगी, और डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सर जब हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं तो सर ये डिस्टेंस तो क्या हो रहा है, कम, तो ग्रेविटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप नीचे आ रहे हो ना तो अर्थ का ये मास पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आया, ठीक है। तो जब आप नीचे आ गए तो अब इतना ही मास अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मास भी क्या हो गया, कम, और ग्रेविटी मास को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर आप नीचे आ रहे हो और मास कम हो रहा है तो ग्रेविटी भी क्या होगी, कम होगी। मास कम होगा तो ग्रेविटी भी क्या होगी, कम। समझ में आ गया।
नहीं सर, नहीं समझ में आया, इसको और किसी तरीके से और समझाओ। देखो यहाँ पे मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं कि सर अर्थ हमको कहां खींचना चाह रही है, मुझे बताओ अर्थ कहां खींचना चाह रही है। मैं सर अभी पोल पे हूं, यहां पे ग्रेविटी लग रही है सर 9.8, और मुझे अर्थ कहां अट्रैक्ट कर रही है, सेंटर में। हर बॉडी को अर्थ कहां अट्रैक्ट करती है, सेंटर में। अब अगर मैं सेंटर में चला गया, अर्थ का काम क्या था, मुझे सेंटर की तरफ खींचना, फोर्स लगा रही थी, मैं सेंटर पे आ गया। अब अर्थ मुझ पे फोर्स लगा पाएगी क्या, हम बोलेंगे नहीं। क्यों, अरे अर्थ मुझे सेंटर पे लाना चाह रही थी, मैं सेंटर पे आ गया, मैं यहां पे आ गया। वो फोर्स क्यों लगा रही थी, सेंटर पे लाने के लिए, और आप सेंटर पे आ गए, तो अब फोर्स लगेगा क्या, हम बोलेंगे नहीं, अब फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब सर यहां पे ग्रेविटी क्या होगी, जीरो। देखो ग्रेविटी जीरो एट द हाइट नहीं होगा, ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे जीरो होगी, कहां पे, अर्थ के सेंटर पे, है ना। तो जब क्वेश्चन आएगा कि ग्रेविटी कहां जीरो होगी, तो आप क्या लिखेंगे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्योंकि अर्थ ही आपको सेंटर पे खींचना चाह रही है ना। और अगर आप सेंटर पे ही आ गए, आपने उसके हिसाब से काम कर दिया, तो अब वो आप पे फोर्स नहीं लगाएगी, है ना। तो यहां पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो। आप पे फोर्स नहीं लगाएगी इन द सेंस, ठीक है, यहां पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो। समझ में आया। तो सर हम 9.8 से कहां जा रहे हैं सर, जीरो की तरफ। तो ये भी आप देख सकते हो कि सर अब 9.8 से जीरो की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब अर्थ के डेप्थ में जब जा रहे हैं तो ग्रेविटी क्या होती जा रही है, कम कम होती जा रही है, हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके सर क्लियर है। तब ये हमारा टॉपिक अच्छे से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। अब मास और वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर मास और वेट में क्या फर्क है, तो मास और वेट में देखो क्या फर्क है। मास मतलब होता है कंटेंट इन द बॉडी, है ना। मेरे बॉडी का मास किस पे डिपेंड करेगा, कंटेंट इन द बॉडी पे। मास को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से या m से, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है, kg, ठीक है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। मास मतलब सिंपल सा कंटेंट इन द बॉडी। और सर वेट मतलब क्या है, देखो वेट मतलब जब आप मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा वेट। और वेट मतलब फोर्स ही होता है, इसीलिए इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। देखो वेट मतलब फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, है ना। तो वेट मतलब होता है फोर्स, और मास मतलब क्या होता है, कंटेंट इन द बॉडी। तो ये दोनों अलग अलग है। इसीलिए अगर क्वेश्चन ये आया कि सर अगर मैं अर्थ से मून पे गया तो मेरा मास चेंज होगा क्या, मैं बोलूंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, मास चेंज होता है क्या, नहीं होगा ना। अरे मास मतलब मैंने क्या बताया आपको, कंटेंट इन द बॉडी। अगर मैं अर्थ से मून पे चला गया तो कंटेंट, मेरे बॉडी के कंटेंट चेंज होंगे क्या, मतलब अगर मेरे पास दो आंख है तो एक हो जाएगी क्या, हम बोलेंगे नहीं। दो आंख है तो दो ही आंख रहेगी, दो हाथ है तो दो ही हाथ रहेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब बॉडी के अंदर के जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब मास चेंज होगा क्या, नहीं। लेकिन जब आप अर्थ से मून पे जा रहे हो, भले ही मास चेंज नहीं हो रहा, कंटेंट इन द बॉडी चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जो पार्ट्स है बॉडी के वो वही रहेंगे, तो इसका मतलब कंटेंट चेंज ही नहीं हुआ, तो मास चेंज हुआ क्या, नहीं। लेकिन जब आप अर्थ से मून पे जाओगे तो सर वेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, वेट चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वेट किससे आता है, जब आप मास को मल्टीप्लाई करोगे ग्रेविटी से तो उससे आएगा वेट। एक एग्जांपल बताता हूं, है ना। ये अर्थ है सर और ये मून है ना। तो सर मैं जब अर्थ पे था तब मेरा मास कितना था, 10 kg। सर मैं मून पे भी गया तो अब भी मास कितना है, 10 kg। जब मैं अर्थ पे था तो मेरा वेट कितना था, आपने बोला मास इंटू ग्रेविटी, 10 इंटू 9.8, तो कितना वेट आया सर, 98 न्यूटन। लेकिन जब मैं मून पे गया
तो मेरा वेट मून पे कितना है, ये वेट आया सर अर्थ पे, ये वेट निकाल रहे हैं मून पे, तो मास इनटू ग्रेविटी, सेम फॉर्मूला। तो मास कितना है सर 10। अब अर्थ सॉरी मून पे ग्रेविटी कितनी होती है, तो याद रखना मून पे जो ग्रेविटी होगी, मून की जो ग्रेविटी होगी वो अर्थ के ग्रेविटी से 1/6 होगी, है ना। इसका मतलब सर अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, डिवाइड करेंगे 6 से, है ना। तो यहां पे कितना आएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, ये 3, ये पॉइंट यहां ले लिया 8, 6 जा 36, कितना आया 20, 3 जा, तो कितना आया सर ग्रेविटी, हम बोलेंगे ग्रेविटी आई 1.63, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, अरे है तो एक्सेलरेशन ही, तो यूनिट भी किसका बनेगा सर, एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मून की ग्रेविटी कितनी होगी सर 1.63, तो मून पे इसी मास का वेट कितना आ गया 16.3 न्यूटन। देखो बॉडी सेम है, बॉडी क्या है सेम, तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ा अर्थ पे भी और मून पे भी, पर जैसे ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो गई तो वेट क्या हो गया चेंज, क्योंकि सर ग्रेविटी अर्थ पे अलग होगी और मून पे अलग होगा, है ना, तो ग्रेविटी क्या रहेगा चेंज रहेगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें आपको डिफरेंस भी पूछते हैं, ठीक है। डिफरेंस मतलब जब डिफरेंस पूछेंगे तो आप क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिख देना डिफरेंस में, डिफरेंस में जब डिफरेंस पूछेंगे वेट और मास के लिखे, सबसे पहले लिख देना डेफिनेशन, क्या लिखोगे आप डेफिनेशन, है ना, इसका डेफिनेशन इसका डेफिनेशन। सेकंड लिखो ऐसा यूनिट, सर इसका ऐसा यूनिट न्यूटन, इसका केजी। उसके बाद थर्ड आप लिख सकते हो कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि सर वेट मतलब क्या होगा फोर्स ना, वेट कहां लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा कहां होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेविटी कैसी है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा वेट, है ना। तो ये सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप यहां पे वेट को क्या लिख देंगे सर, सर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास क्या है स्केलर, और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे मास डज नॉट चेंज, मास चेंज नहीं होता, प्लेस टू प्लेस मास चेंज होगा क्या नहीं, बट वेट कैन बी चेंज, ठीक है। वेट चेंज होगा सर, प्लेस टू प्लेस सर ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट चेंज होगा। हमने देखा है सर कि अलोंग द सरफेस भी ग्रेविटी चेंज हो रही है, अलोंग द हाइट भी ग्रेविटी चेंज हो रही है, अलोंग द डेप्थ भी ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो जैसे ग्रेविटी चेंज होगी वैसे वैसे वेट भी चेंज होगा। तो ये 4 डिफरेंस हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट है फ्री फॉल। अब एक बार फ्री फॉल पढ़ते हैं, देखो फ्री फॉल में क्या बताया गया है, तो फ्री फॉल मतलब क्या होता है फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी ओनली। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब होता है फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी ओनली, है ना, फ्री फॉल। फ्री फॉल में जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो इसके ऊपर से ग्रेविटी फोर्स लगाएगी तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। सिंपल डेफिनेशन है ना, फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी ओनली इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो सर ये फ्री फॉल है क्या, अगर मैं इसको यहां से गिरा दूं मार्कर को, ठीक है, तो ये फ्री फॉल हुआ गया सर, इसमें तो सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा है, हम बोलेंगे नहीं सर ये मार्कर को मैंने छोड़ दिया यहां से, सर नीचे गिर रहा है, किसका फोर्स लगा ग्रेविटी का, तो फ्री फॉल हुआ गया, मैं बोलूंगा नहीं। अरे ग्रेविटी तो है, साथ साथ बीच में एयर भी तो है, एयर भी क्या करेगी फोर्स लगाएगी। सर पता तो नहीं चल रहा है इसमें, पता नहीं चल रहा, पर आप इसमें किसी पेपर का अगर आप एग्जांपल लेंगे, है ना, सपोज मैंने अगर कोई पेपर ले लिया, इस पेपर को अगर मैंने यहां गिराया, ठीक है, और अगर फैन शुरू है तो क्या पेपर यहीं गिरेगा, नहीं, ठीक है, ये उड़ जाएगा, ठीक है। फैन अगर नहीं भी शुरू है तो भी आप देख सकते हो कि पेपर यहां नहीं गिरेगा, एयर की वजह से ये पेपर सर मूव कर जा रहा है। तो इसका मतलब सर ग्रेविटी तो फोर्स लगा रही है, पर और कौन फोर्स लगा रहा है, एयर भी फोर्स लगा रहा है। तो आपको जो एक्चुअल फ्री फॉल है वो कहां देखने के लिए मिलेगा, वैक्यूम में, जहां पे एयर भी नहीं होगी, मतलब उस पर कोई फोर्स लगाएगा क्या, नहीं, उस पर कौन फोर्स लगाएगा, सिर्फ ग्रेविटी, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में, है ना, जो इक्वेशंस बनेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के, वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, है ना। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, v = u + at,
है ना। उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो फ्री फॉल में क्या होगा कि सर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, आप ऊपर से इसको छोड़ रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जीरो, है ना। तो ये दोनों वैल्यू उसमें पुट करेंगे और देखते हैं क्या आएगा आंसर। और आप s को h भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, अदरवाइज रहने भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वो डिस्टेंस मतलब वो हाइट ही हो गया, ठीक है। तो यहां पुट कर दिया, v की वैल्यू क्या आ गई, ये जीरो हो गया और ये क्या हो गया सर जी टी। s की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू जीरो और ये क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू v स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया जीरो और क्या हो गया ट्वाइस, ए की वैल्यू क्या हो गई जी एस। एस की जगह आप एच भी पुट कर सकते हो, जैसे मैं यहां पे एच पुट कर सकता हूं वैसे मैं यहां पे भी एच पुट कर सकता। समझ में क्लियर है। तो ये हो गए इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, फ्री फॉल के लिए। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सर अर्थ के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे सर हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है। सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। उसके पोजीशन के वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। सर ऐसा नहीं बोल सकते क्या एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू हाइट, नहीं, है ना। सिर्फ हाइट पे ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है उसके पोजीशन की वजह से, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो टेंशन हो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, सर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां पे कम होगी, यहां पे क्या होगी ज्यादा, पता है हमको। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, एम जी एच। किस पर डिपेंड करेगा सर, हाइट पे। तो ये भी तो हम बोल सकते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स हाइट। बोलूंगा नहीं, देखो जैसे अब मैंने धनुष बाण ले लिया, ठीक है, तो पहले है ना जो एरो है, जो बाण है, ठीक है, वो यहीं पे है। तो इसके पास क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी कम है, जो छोड़ूंगा ना तो बहुत कम दूर तक जाएगा। लेकिन अब मैंने उसी एरो को यहां तक खींच लिया तो सर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, ज्यादा आ गई। समझ में आया। जब मैं अब इसको छोड़ूंगा तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा क्योंकि इसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा। लेकिन अब मैं हाइट की बात करूं तो हाइट तो सेम ही है सर, यहां पे भी सेम था, यहां पे भी क्या है, सेम। लेकिन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या ही अलग अलग। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। आप हाइट से भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे लिए प्रॉपर यही होगा कि आप पोजीशन से बोलो, ठीक है। जैसे स्प्रिंग की बात करूंगा, है ना, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप यहां से यहां तक दबाओ, है ना, तो इसमें सर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जैसे ही आप छोड़ोगे मूव कर जाएगा। अब सर इस स्प्रिंग को सर मैं यहां से यहां दबाता हूं तो अब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगी। जब आप इसको छोड़ोगे तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा। समझ में आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो सर अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। समझ में आया, ठीक है। तो ये होगा सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे ये हो गया सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये यहां पे सर m क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और हाइट मतलब जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से सर उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, है ना। तो ये सर अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। देखो फिर से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ माइनस
जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, जी मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ बॉडी जिसकी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आर मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और एच मतलब क्या है, हाइट, जिस हाइट पे वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है हमारे लिए, लास्ट टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी प्रोवाइडेड, ठीक है, टू द बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। जैसे अगर मैं इस बॉडी को, है ना, अगर मैं यहां पे फेंकूं तो सर इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या प्रोवाइड की, कम, तो ये कम हाइट पे गया। फिर क्या प्रोवाइड, अब मैंने इसको ज्यादा ऊपर फेंका तो और ऊपर गया सर, और तेज फेंका तो और ऊपर गया। ऐसे करते करते, है ना, मैं अर्थ से जब मैं इसको फेंकता रहूंगा तो ऐसे करते करते इनिशियल वेलोसिटी में बढ़ाता रहूंगा तो हाइट क्या होगी, बढ़ती रहेगी। और एक टाइम के बाद ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगी, है ना। तो जब जिस वेलोसिटी पे, जिस इनिशियल वेलोसिटी पे ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, एस्केप वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी प्रोवाइडेड, है ना, टू द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आ गया, ठीक है। तो जिस इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी हम बॉडी को प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चले जाए। एस्केप मतलब क्या होता है, उसको भाग जाना वहां से, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। एक बार फिर से बता दूं, velocity provided to the body due to which it can escape the earth's gravitational field is called escape velocity, है ना। अब सर इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो escape velocity सर अब कैसे निकाल सकते हैं, तो कंपेयर करना पड़ेगा एट सरफेस पे और एट इंफिनिटी पे, है ना। यहां पे देखेंगे सर, अगर मैंने अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे अगर मैं सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है तो सरफेस पे सर मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोवाइड की है, आप बोलोगे हाफ एम वी स्क्वेयर। सर पोटेंशियल कितनी प्रोवाइड की है, मैं बोलूंगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। प्लस एच रहेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सर अब हाइट है नहीं, कहां पे है वो, सरफेस पे, तो सिंपल सा ही फॉर्मूला। उसके बाद एट इंफिनिटी की बात करूंगा तो हमको ये बताया सर, जब बॉडी ऊपर जाती है ना तो ग्रेविटी नीचे खींचती है ना, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होगी वो कम कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम कम होती जाएगी, है ना। और इंफिनिटी पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। समझ में आ रहा है, ये देखो ना, इसको मैंने ऊपर फेंका तो नीचे आ गया ना, मतलब सर इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम दिया है, तो वेलोसिटी कम कम होती गई, कम कम होती गई, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और फिर ग्रेविटी ने इसको खींच लिया, ठीक है। इसका मतलब सर वेलोसिटी इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, जीरो, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा सर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, कैसे, क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, और हाइट क्या है, इंफिनिटी। अगर हाइट इंफिनिटी है तो इंफिनिटी से किस चीज को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस पे, है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये है, इंफिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये है। सर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल एनर्जी यहां पे होगा सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। यहां पे टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की वैल्यू भी जीरो, पोटेंशियल की वैल्यू भी जीरो, मतलब टोटल एनर्जी क्या हो गया सर, जीरो। समझ में आ गया। अब हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है कि सर टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, सेम, है ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर मैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो मैं क्या एस्केप वेलोसिटी निकाल सकता हूं, तो देखो, है ना, बाय
बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम ये बोलेंगे सर टोटल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। समझ में आया या नहीं आया? टोटल एनर्जी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी ना सर, इक्वल रहेगी हर पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर टोटल एनर्जी यहां पे कितनी है, मैं लिखूंगा हाफ mv² माइनस gmm अपॉन r। सर टोटल एनर्जी यहां पे कितनी है, आप लिखोगे 0। ठीक है, अभी तो हमने देखा इसको, अब इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। देखो ये वेलोसिटी आपने अर्थ के सरफेस पे दी है, ठीक है, जिससे ये कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे, मतलब एस्केप कर जा रहा है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, एस्केप वेलोसिटी। अब ये वैल्यू यहां चली गई तो क्या फॉर्मूला आया, हमको सर इसके लिए फॉर्मूला निकाला है एस्केप वेलोसिटी के लिए, ये इस साइड गया तो क्या हो गया, प्लस gmm अपॉन r। स्मॉल m क्या हो गया, कैंसल, ये 2 इस साइड गया। ठीक है, तो v², एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, ट्वाइस gm अपॉन r। और अगर मैं स्क्वायर रूट भी ले लूं तो ये स्क्वायर गया और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो ये आ गया सर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं सर, कौन सा, तो यहां पे अगर मैं इसको, है ना, नीचे r और ऊपर r से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे r से मल्टीप्लाई किया तो r² हुआ, ऊपर r से मल्टीप्लाई किया तो r हो गया। ठीक है, कर दूं तो gm अपॉन r², हमने क्या पढ़ा है, किसका फॉर्मूला है, gm अपॉन r², है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो क्या फॉर्मूला आ गया एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी का सर फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर, है ना, क्योंकि सर g का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन r², तो इसके जगह पे हमने ग्रेविटी रख दिया। अब सर r से हम एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। हमको क्या क्या पता होना चाहिए सर, ग्रेविटी पता होना चाहिए, कितना होता है सर सरफेस पे 9.8, रेडियस कितना है सर 6.4 इंटू 10⁻⁶। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब सर अर्थ के सरफेस से देखो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? इसका मतलब सर अगर किसी बॉडी को, है ना, हमको ऊपर फेंकना है और सर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवा देना है, तो उसके लिए आपको सरफेस पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक सेकंड में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, 11.2 किलोमीटर, तब जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ पाएगी और एस्केप कर पाएगी, है ना। ये आप आंसर यहां से भी निकाल सकते हो, जी की वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11, मास कितना रहेगा 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, रेडियस कितना रहेगा 6.4 × 10⁻6। ठीक है, तो इससे भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है ना। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक कि आप हमारे वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, थैंक यू।